है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लास में। तो दोस्तों मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट अनुज गुप्ता। तो मैं आपको लेकर आया हूं आज नंबर सिस्टम। मैंने आपको जो पिछली क्लास दी थी नंबर सिस्टम की, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक क्लास और दी जाए नंबर सिस्टम की, तो इसीलिए एक क्लास और लेकर। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि इस क्लास को मेरे साथ एंजॉय करते हुए पढ़ना है। एंजॉय करते हुए हम सभी लोग पढ़ेंगे, ताकि दोस्तों आपको पढ़ते हुए मजा आना चाहिए और मुझे पढ़ाते हुए मजा आना चाहिए। यही मेरा डायलॉग है, आप कई लोग कहेंगे, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को चैनल को ठीक है। और दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास के लिए। एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, मजा आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट दोस्तों सभी लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, ताकि मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए, मजा आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, ठीक है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होना चाहिए, आप लोग समझ रहे हैं। मैंने कहा दो संख्याओं का योगफल आपके सामने। देखिए अगर मैं कह दूं कि योगफल आपके लिए दिया है 20 और मैं अगर कह दूं कि गुणनफल, तो आप कहेंगे गुणनफल हमें दिया है 91, ठीक है। 91 को अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो 13 इंटू 7, 13 सत्य होता है 91। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात के लिए। मैंने कहा कि दो संख्याओं का योगफल 20 और उसका गुणनफल आपको 91 दिया हुआ है। मैंने यहां पर 91 के फैक्टर किए, यानी 13 गुणे 7, 13 सत्य होता है 91, या 7 गुणे 13 बराबर होता है 91, कैसे भी कर लीजिए ना, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा था कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होना चाहिए। तो व्युत्क्रमों का योगफल करना ना, देखिए कैसे करना। अगर मैं कह दूं कि इनके व्युत्क्रमों का योग, आपको ऐसा कर दू 1/13 प्लस 1/7। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई कितना हो जाएगा इसका आंसर, 13 सत्ते कितना होता है 91, 13 और प्लस 7, 13 7 कितना होता है 20। तो 20/91 यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है, इतना दिया था। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन को इतना लेंथी नहीं ले जाना, हमें सिर्फ जड़ पर काम करना है, नी पर हमें काम करना है ना, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। अगर मैंने कहा योगफल 20 और गुणनफल 91, तो 13 गुणा 7। अब इन्होंने कहा इसका योगफल, सब इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो मैंने कहा 91 तो गुणनफल हो रहा है ना, 91 गुणनफल हो गया, इन दोनों का ऐड कर दो 20, तो 20/91 ऐसे आंसर आ गया। बाकी करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन समझने के पर्पज से, आपको समझने के पर्पज से मैंने ये क्वेश्चन आपको करा के दिखाया, ताकि आप लोगों के लिए एक एक पॉइंट क्लियर होता चले, एक एक चीज समझ में आती रहे, आपको पढ़ते हुए मजा आना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाई इसको रफ कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि तीन संख्याओं का योग 140 है। तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने पूछा सबसे बड़ी संख्या पूछा, छोटी भी नहीं पूछा है, तो छोटी भी निकाल के दिखा दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं कह दूं कि मुझे तृतीय संख्या नहीं दी हुई है, इन्होंने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी, तो यहां पर तीन संख्याओं की बात हो रही है, आप लोग समझते हैं बात के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि तृतीय संख्या, तो मैंने कहा तृतीय संख्या आपने मान ली x, इधर फर्स्ट, इधर आपका सेकंड एंड इधर आपका थर्ड, ठीक है। इन्होंने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या से आपकी कितनी 4 गुनी। मैंने कहा तीसरी संख्या मैंने आपको x मान ली, तो मैंने कहा तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आपने कहा भाई 4 गुनी होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है 4 गुनी होनी चाहिए, तो यहां आप कर दीजिए 4x, ठीक है।
तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी होगी? 4 गुनी। क्वेश्चन में कहा था पहली संख्या दूसरी संख्या से कैसी होनी चाहिए? दुगुनी। अगर मैं कह दूं 2x यहां कर दूं, देखिए तीसरी संख्या से पहली संख्या आपकी 4 गुनी होगी, तो 4 गुना, इसलिए मैंने कर दिया x का 4x, और दूसरी संख्या 2 गुनी तो 2 गुना, तो यानी 2x। क्वेश्चन में कहा था पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी होनी चाहिए, मतलब इंटू 2 होनी चाहिए। 2 दूनी कितना हो गया? 4x, इसलिए हमारा यहाँ पर 4x। समझ रहे हैं बात के लिए? ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने हमसे कहा है कि इन तीनों संख्याओं का योग 140 है। मैंने कहा ठीक है भाई, 140 योग, इसको रफ कर दो तो समझ में आ गया, तो हटा दो इसके लिए। मैंने कहा इसको जोड़ते हैं, ऐसा कर दो, 4 2 6 और एक 7x बराबर आपका 140। तो मैंने कहा 7x बराबर आपका 140, तो x बराबर आपका यहां से निकल कर आ गया 20। तो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, इन्होंने हमसे कहा था फर्स्ट पॉइंट में कि भाई बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। इन्होंने हमसे बड़ी संख्या पूछा है, मैंने कहा ठीक है बड़ी संख्या बता दो। दूसरा अगर मैं कह दूं छोटी संख्या भी निकाल सकते हो, जब बड़ी संख्या निकालोगे तो छोटी संख्या भी निकाल सकते हो, यहां से कोई सरल है, बाकी कठिन तो है नहीं। बड़ी संख्या निकालने के लिए हमारी फर्स्ट 4x है, तो यहां पर x के स्थान पर आपको रख देना है 20। यानी अगर मैं कह दूं 20 इंटू 4 बराबर आपका आ गया 80। ठीक है, अगर छोटी संख्या 2x है तो आप कर दो 20 इंटू 2 बराबर आपका आ गया 40। और थर्ड वाली सबसे छोटी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 20। यानी अगर रेशियो की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, यहां से चलिए इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन समझाना है मुझे ना। ये आपकी 80, ये आपकी 40, ये आपकी 20। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी है, सॉरी 2 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी, यानी 40 का 2 गुना कितना हो गया? 80। और तीसरी संख्या से 4 गुनी है, मतलब 20 चौके कितना हो गया? 80। देखिए दूसरी संख्या से कितनी है? 2 गुनी, तो 40 दूनी कितना हो गया? 80। 40 दूनी 80। तीसरी संख्या से कितनी है? 4 गुनी, तो गुणा 4 कर दो, तो 20 चौके 80, तो 80 आ गया ना। ठीक है, अब टोटल करोगे ना, 8 4 12 2 14 बराबर बराबर 140, दोनों का आ गया। योग हमें दिया था संख्या ज्ञात करनी, तो संख्या ये निकलकर हमारी तीनों आ गई। समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। चलिए फिर उसके बाद फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे ताकि आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि एक भी चीज नहीं समझ में आएगी, ऐसा मेरे प्यारे भाई होना ही नहीं। एक एक चीज समझ में आएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा है किसी बटुए में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के समान संख्या में रखे हुए हैं। यदि उनका कुल मूल्य 22.50 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। अगर मैं कह दूं 25 पैसे के सिक्के, अगर मैं कह दूं 25 पैसे के सिक्के तो 1 रुपए में 4 सिक्के चढ़ेंगे, तो 25 चौका 100। अगर कह दूं 50 रुपए के सिक्के तो कितना हो? 50 दूनी 100, यानी 2 सिक्के। समझ रहे मेरी बात के लिए? अगर मैं कह दूं कि 25 पैसे के सिक्के तो आप लेंगे 1/4 और 1/2। 1/4 तो आपके मेरे प्यारे भाई 25 पैसे के सिक्के हो गए, और 1/2 की अगर बात करूं तो ये 50 पैसे के सिक्के हो गए। इनका कुल योग 22.50 हमें दे रखा है। आप लोग समझ रहे हैं बात के लिए? इतना क्वेश्चन कहा है कि इनका कुल मूल्य 22 कितना है मेरे प्यारे भाई? 50 दे रखा है। अब मुझे बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं करना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो भाई 3/4 हो गया मेरा। 3/4 बराबर 22.50। ठीक है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, सॉरी इससे मल्टीप्लाई नहीं होगी भाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी, है गड़बड़ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको हमें क्या करना है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं कह दूं कि 22.50 आपके सामने दिया, उसके 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड कर दो, बस इतना काम करना है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/4, या आप ऐसे कर लो, एक तरीका और है, एक्स मान के कर लो। अगर मैं कह दूं कि भाई सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या x, 25 पैसे की है ना, तो 25 चौका 100,
तो यहां कर दो x बटा 4 और दूसरे 50 पैसे किए तो x बटा 2 बराबर आपका 22.50। ठीक है, तो 3x बटा 4 एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 और 1 कितना होता है 3, इसलिए 3x/4 आ गया। ठीक है, आपका टोटल में कितना चल रहा है बराबर में 22.50। मैंने कहा था कि 22.50 की मल्टीप्लाई करो आप 4 से, डिवाइड कर दो 3 से, तो x बराबर आपका आ गया 3। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की बताइए, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी है 30 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी है 30 है। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। भाई यहां तक समझ में आ रहा है? अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल के लिए जरूर भाई सब्सक्राइब कर दीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। चलिए उसको हम रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है जब आयकर जब रुपए 6 पैसा था, आयकर जब रुपए में 6 पैसा था, उस समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था अब उससे 124 रुपए अधिक देना पड़ता है। अब आयकर रुपए में 8 पैसा, मतलब 2 पैसा बढ़ गया। अगर मैं कह दूं 2% बराबर 124 है तो 1% बराबर आप कितना कहोगे भाई 62, 62। अगर तो 100% बराबर कितना है तो 62 इंटू 100 बराबर कितना हो गया 6200। तो उन्होंने कहा उस आदमी की आय क्या है, तो उस आदमी की आय 6200 रुपए। इतना समझ में आ गया? तो क्वेश्चन ही था। मैंने कहा जब आयकर 6 पैसा था तो उस आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था अब उससे 124 रुपए अधिक देना पड़ता है। लेकिन जब आयकर रुपए में 8 पैसा है तो उस आदमी की आय क्या है? तो वही चीजें 2 पैसा बढ़ गया है। तो अगर मेरे प्यारे में ऐसे कह दूं कि 2% बराबर आपको दे रखा है 124, तो 1% बराबर मेरे प्यारे भाई 124/2, कुल मिलाकर आपका आ गया 62। अगर मैं कहूं 100% बता दो यहां से तो आप कहोगे भी 62 की मल्टीप्लाई वैसा कर दो 100 से, यानी कुल मिलाकर 6200 आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा था उस आदमी की आय क्या है, तो इनकम, उस आदमी की इनकम जो है वह उसकी 6200 रुपए है। समझ में आया तक? उस आदमी को जो इनकम यहां से निकलकर आई है वह निकलकर आई है आपकी 6200। बिल्कुल समझ में आ रहा है? सारी बातें क्लियर हो रही है भाई? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में आना चाहिए। इस चीज को ऐसे करके आप लोग समझोगे बिल्कुल जबरदस्त लगेगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और सटीक रख देने के लिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन, ताकि एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, उस पर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है किसी संख्या को 2 से गुणा करने पर उसमें 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा? अगर मैं कह दूं कि मैं संख्या मान लू भाई, अगर मैं कह दूं कि माना संख्या, तो मैंने कही थी संख्या को मान लो आप x, मैंने कहा संख्या मान ली मैंने x। अब क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है भाई। यानी किसी संख्या को 2 से गुणा करने पर उसमें 16 जोड़ा जाता है। संख्या हमारी थी x, 2 से गुणा करेंगे x में प्लस 16 जोड़ा जाता है। ठीक है, किसी संख्या को 2 से गुणा करने पर संख्या थी x, उसमें 2 से गुणा करें, उसमें 16 जोड़ा जाता है। प्राप्त भागफल को 2 से विभाजित किया जाता है, प्राप्त भागफल को भाई मैंने कहा 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है। मूल संख्या कितनी है, तो मैंने कहा x है भाई मूल संख्या, आपने x से बिल्कुल ठीक बता दिया। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा है कि
शेषफल क्या होगा, शेषफल बताना। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, कुल मिलाकर आपका आ गया x प्लस 8 माइनस का x। अगर मैं कह दूं x से x काट दिया तो आपकी जो संख्या आएगी यानी जो शेषफल निकल कर आएगा, उन्होंने हमसे पूछा था कि शेषफल क्या होगा, तो जो आपका शेषफल निकल कर आएगा यहां से यानी रिमाइंडर निकल कर आएगा मेरे प्यारे भाई, वो आपका आएगा 8। ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका रिमाइंडर है। यहां तक समझ में आया? यानी मैंने कहा अगर किसी संख्या को 2 से गुणा किया जाता है, उसमें 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त भागफल को 2 से विभाजित किया जाता है और मूल संख्या घटाई जाती है, ठीक है ना। तो वही चीज है, संख्या मान लिया x 2 से गुणा करा, 16 जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस यानी मूल x, मूल संख्या यानी मैंने घटा दी। तो कुल मिलाकर जो उन्होंने पूछा था कि रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर आपका निकल कर आया 8। यही इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है। उतारिए, इसको भी उतारिए सभी लोग। और एक क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड पर उतारने लायक है, तो उसको तो मैं उतारूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनको हमें बोर्ड पर उतारना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर मैं कह दूं फर्स्ट पॉइंट ए आपके सामने दे रखा है कि 0.333, ठीक है। अब 0.666 बराबर आपको दिया है 0.2222, ठीक है। अगला अगर मैं कह दूं कि व्यू पॉइंट बताओ, तो वी पॉइंट आपका दे रखा है √10 प्लस √40 प्लस √90, कुल मिलाकर 6√10। ये कथन बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है, ठीक है। 3 दूनी कितना होता है 6, इसलिए 0.222, ठीक है। अब इन्होंने कहा सी, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग 10 है। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग 10 है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रथम 3 प्राइम नंबर आपके कौन से, 2 + 3 + 5, 2 और 3 आपका कितना होता है 5 और 5 कितना होता है 10, इसलिए बिल्कुल सी भी कथन ठीक है। अब डी कथन दिया है, कहा है 0.9 का वर्गमूल 0.3 है। अब देखिए यहां तक उतर गया। इसमें क्वेश्चन में से पूछा था कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है, इतना चीज पूछा था ना कि कौन सा कथन सही नहीं है। मुझे पता ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 3 अभाज्य संख्या 2 3 5। अब देखिए प्राइम नंबर की बात करूं भाई, यहां समझ लीजिए एक चीज और, अगर ध्यान आ गया, मैंने बता तो दिया है 1 से लेकर 25 तक आपके 9 प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं 25 to 50 की बात करूं तो 9 6 15 होते हैं, मतलब 6 होता है, ठीक है। अगर मैं कह दूं 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 10 होते हैं। अगर मैं टोटल कह दूं 1 to 100 से लेकर कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे 25 प्राइम नंबर। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि 25 to 50 कितने प्राइम नंबर होता है, आपको बताना है 6। अगर मैं 50 to 100 पर कितने प्राइम नंबर, तो 10। यानी कुल मिलाकर 1 से लेकर 25 तक आपके 9 प्राइम नंबर, 25 से 50 तक 6, और 50 से आपके 100 तक पूरे 10 प्राइम नंबर होते हैं। यानी कुल मिलाकर 9 6 15 टोटल 10, यानी 25 हो गया। तो 1 से लेकर 100 तक आपके कितने प्राइम नंबर चलेंगे, तो होंगे आपके 25। तो भाई 25, तो सीबी पॉइंट आपका ठीक है। तो चौथा पॉइंट मुझे कुछ गड़बड़ा लग रहा है। क्वेश्चन का 0.9 का वर्गमूल 0.3 होता है, ऐसा नहीं, ये गलत है क्वेश्चन, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देखिए मैं कह दूं अगर 0.3 का वर्गमूल आपको निकालना है तो 0.09 होगा, ऐसा नहीं है कि 0.3 का 0.9 होगा, बिल्कुल गलत है, ये चीज बिल्कुल गलत है। तो ये पॉइंट में कहा है
तो ये मैंने गलत कर दिया, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कथन सही नहीं, ये कथन आपका फाल्स। यहां तक समझ में, इसको नोट कर लो। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, इसको रफ करें भाई। हो गया सभी लोगों का? बिल्कुल ठीक है, चलिए इसको रफ करें। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ फिर लिख देता हूं, वो भी क्वेश्चन आपका लिखने लायक है, इसलिए लिख देता हूं कि 1+2+3+डैश लेकर कितना है, प्लस का 49, प्लस का 50, प्लस का 49, प्लस का 48, प्लस का डैश 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 लेकर 3+2+1। इन्होंने कहा है किसके बराबर है, बस इतना सिस्टम दिया है, किसके बराबर है, किसके बराबर है। देखिए मैंने कहा 1 से लेकर चलना था 50 को, तो भाई ठीक है। अब उससे मैंने कहा 1 से लेकर फिर चलना था 50 के लिए, मैंने कहा आपसे 1 से लेकर चलना था 50 के लिए, और 1 से लेकर चलना था इधर भी 50 के लिए। तो कुल मिलाकर कितने तक चलना है 50 के लिए, तो 50 के लिए कितना बार चलना है, 2 बार। तो 50 के स्क्वायर कितना हो गया 25, तो इसका आंसर हो गया खत्म। बताओ, बिल्कुल खत्म हो गया। तो उन्होंने हमसे पूछा था किसके बराबर, तो 2500 के बराबर है भाई, इसको जोड़ते चले जाओगे। ठीक है, चलिए यहां तक ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उसको उतारने वाला तो नहीं है, लेकिन उसको भी बढ़िया तरीके से हम लोग कंप्लीट करना है ना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल में यात्रा कर रहा है। कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हैं आपके, 1200। कब, जिसमें आपके कप्तान भी, कैप्टन भी शामिल हैं, सोल्जर्स भी आपके साथ। मैंने कहा कैप्टन भी शामिल हैं और सोल्जर्स भी शामिल हैं। कुल मिलाकर कितने व्यक्ति हैं, 1200 व्यक्ति हैं, जो आपके यात्रा कर रहे हैं। किस में यात्रा कर रहे हैं, तो आप कहोगे ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कप्तान और सोल्जर्स, यानी कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्ति एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है, यानी समूह यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। अगर मैं कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि कुल कप्तान, तो आप कहोगे x। अगर मैं कह दूं कुल सैनिक, तो आप कहोगे 15x। बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैंने कहा कुल कप्तान कितने, तो मैंने कहा x में हमसे पूछा कप्तानों की संख्या कितनी होगी, कुल मिलाकर 1200 व्यक्तियों में कितने कप्तान होंगे। तो मैंने कहा कप्तान मान लिया x और सैनिक मान लिया 15x, तो x प्लस 15x बराबर आपके टोटल कितने हैं, 1200। मैंने कहा 16x बराबर कितना दिया है, 1200। तो आप कहोगे x बराबर 1200/16 कर सकते हैं ना। हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो x बराबर मेरे प्यारे भाई आपका आ गया 75। तो 75 जो निकल कर आए हैं वही आपके कप्तान होंगे, यानी 1200 व्यक्तियों के लिए कुल कितने कप्तान होंगे, तो भाई आपके 75 कप्तान होंगे। यहां तक समझ में आ रहा है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है कि कप्तानों की संख्या कितनी होगी, तो नंबर्स ऑफ कैप्टन्स, तो आपके कितने होंगे 75। यहां तक समझ में आया।
कितने कितने व्यक्तियों के लिए? 1200 व्यक्तियों के, यानी 1200 सैनिकों के लिए। ठीक है, फटाफट इसको उतार लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और करा दें, इसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इसको भी उतार लीजिए आप लोग, ताकि एक पॉइंट क्लियर हो सके आपका। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट क्लियर नहीं होना चाहिए, सारी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम सभी लोग देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन आपका आपके सामने इस प्रकार है। कहा एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः 60, 84 तथा 108 है। मैंने कहा एक सेमिनार में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वालों की संख्या आपकी 60, 84, 108 है। यानी अगर मैं कहता हूं हिंदी वालों की संख्या तो 60 है, अंग्रेजी वालों की संख्या 84 है और गणित वालों की संख्या आपकी 108 है। ठीक है, तो उन्होंने कहा यदि प्रत्येक कमरे में भाग लेने वालों को समान संख्या में बिठा दिया जाता है तथा सभी एक ही विषय के हों तो अपेक्षित कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, उसको ज्ञात करना। ठीक है, उसको कमरे में बैठाना है ना, कितने कितने लोग हैं। मैंने आपसे कहा 60 है, आपका 84 है, आपका 108 है। इतना ही दिया है ना क्वेश्चन में मुझे, 60, 84, 108। ठीक है, अगर मैं कह दूं इन सभी का आपको मासा निकालना है, आपका मासा महत्तम समावर्तक, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर 12 हो जाएगा। मतलब क्यों हो जाएगा 12? आपको देखिए भाई, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 12 नेमे 108। तो हमसे पूछा था कि कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। बहुत सरल क्वेश्चन है। कमरों की न्यूनतम संख्या तो आप कहोगे 60/12। वैसे आपको हो जाएगा 5 + 7 + 9। देखिए 60/12, 84/12, 108/12। 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 नेमे 108। 9 7 कितना होता है? 16, 5 21। कुल मिलाकर कितने कमरे चाहिए हम लोगों के लिए? 21 कमरे चाहिए। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। कुल मिलाकर हमें कितने कमरे चाहिए होंगे? तो कुल मिलाकर हमें 21 कमरे चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।